तो आज की मेजर न्यूज़ है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ होनी चाहिए थी, वो अब एक नया इंडेक्स जो है जिसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम बेस्ड ऑन व्हाट कि किस तरीके से कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। देन वील डिस्कस अबाउट कि नई पीएमओ बिल्डिंग अब इनॉग्रेट तो हो चुकी है, वहाँ पर मूव इन करना अब जरूरी है। ठीक है, तो मूव इन भी किया जाएगा एंड क्या है वो सब कुछ उसको डिस्कस करेंगे। एंड आरबीआई के नॉर्म स्पेसिफिकली फॉर रिकवरी पीरियड क्या बोलते हैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर, एंड इवन की डिले जब किसी की ईएमआई की पेमेंट में होता है तो किस तरीके से रिकवरी की जानी चाहिए, वो नॉर्म्स यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज क्या कह रही है, ब्रिटेन प्लेजेस मेजर एयर डिफेंस पैकेज टू बॉल्स्टर यूक्रेन। तो यूक्रेन एंड यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन जब हम बात कर रहे हैं, दे ऑल आर अ पार्टी, राइट। यूएस से एक नेगोशिएटिंग पर्सन, बीच में एक मिडिल पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। तीसरी साइड पे हमारे पास कौन है कि रशिया एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब चौथा या पांचवा साल शुरू होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली फॉर द वॉर, जो कि यूक्रेन और रशिया की यहाँ पर चल रही है। तो अब क्या यहाँ पर है इशू कि अब ब्रिटेन ने यहाँ पर प्लेज किया है कि एयर डिफेंस पैकेज हम देंगे किसको, यूक्रेन को। ठीक है, तो वो नेटो के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। तो 200 मिलियन जो है नेटो की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसको बैक किसने किया है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो अमेरिकन वेपनरी फॉर कीव यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो 1000 मिलियन आप कह सकते हो, 1000 ब्रिटिश मेड लाइट वेट मिसाइल जो हैं वो भी दिए जाएंगे, जो कि 500 मिलियन से ज्यादा होंगे टू यूक्रेन। तो एक तरह से डिफेंस के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है उसके अकॉर्डिंगली ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन एंड नेटो अलाइज आप कह सकते हो, एंड यूएस वो भी कहीं ना कहीं बैक कर रहा है, ठीक है, यूक्रेन को। एंड यहाँ पर क्या है कि एक कमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी यूक्रेन को, क्योंकि अब जो 20 पॉइंट प्लान था रशिया की वजह से यहाँ पर दिया गया था ट्रंप के द्वारा, तो उसके अंदर एक चीज ये प्रपोज की गई थी कि अब किसको, यूक्रेन को एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है यूएस या नेटो नेशंस देंगे हमेशा से, है ना, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप के लिए डिनाई किया गया है यूक्रेन के द्वारा, क्योंकि वो रशिया की एक डिमांड रही है। सो इट इज जस्ट यू कैन से सेफर साइड। ठीक है, तो अब वॉर आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसका हमें नहीं पता, ये पैसा वॉर में लगेगा नहीं लगेगा, ये वेपन सिस्टम वॉर में लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो आने वाले टाइम में हमें पता लगने वाला है। बट अभी के हिसाब से एक मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन एंड इवन के यूएस से प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो वो पैकेज जो है सैंक्शन कर दिया गया है फॉर कीव यानी कि फॉर यूक्रेन। देन रशिया कंफर्म्स बैन ऑन व्हाट्सएप, सेज इट फेल्ड टू अवॉइड बाय द लॉ। तो रशिया के अंदर ब्लॉक किए गया है व्हाट्सएप को। रीजन क्या है कि जो कंप्लायंस है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप ने यहाँ पर कवर नहीं की है। जैसे कि अब हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखकर आता है वहाँ पर, तो बोला यही जा रहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजेस नहीं थे एंड मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है एंड सर्वेलेंस लेवल के अंदर देखा जा सकता है कि कुछ भी मैसेजेस जो है वो द कंपनी कैन रीड एंड आइदर द थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो रीड। तो अब वो सेफ्टी जो नॉर्म्स जो बार बार व्हाट्सएप यहाँ पर प्रॉमिस करता है वो फुलफिल नहीं हो पाए रशिया के अंदर स्पेसिफिकली, तो उन्होंने पाकिस्तान ने लॉन्च किया है इंडिजिनस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फ्रॉम चाइना। तो सेकेंड ऐसी सैटेलाइट है पाकिस्तान की जो कि चाइना की तरफ से अब लॉन्च की गई है। कहाँ पे, इंडिजिनसली बिल्ड, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही वो बनाई गई है एंड इसको EO2 नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना की यांगजिंग लॉन्च सेंटर जो है सी शोर के आसपास, ठीक है, उस वहां से इसको लॉन्च किया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अब कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेसिटी, हाई इमेजिंग जो कैपेसिटी है रेजोल्यूशन की, वो अब यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह इसको लॉन्च किया जा सकता है। देन इन ब्लंट वार्निंग द यूएस सेज पेरू कुड लूज इट्स सॉवरेनिटी टू चाइना। तो चाइना एंड पेरू का ना एक पैक्ट हुआ है, साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट, पैक्ट भी क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली एक चीज ये बताई जा रही है कि जो पेरू का पोर्ट है ना वो डेवलप किया जाएगा चाइना के द्वारा। अब जैसे ईरान के अंदर इंडिया की जो कंपनीज है उनका पैसा लगा है चबाहर पोर्ट के अंदर, है ना, तो इसी तरीके से अब पेरू जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री के लिए स्पेसिफिकली अभी यूएस जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी हमने देखा वेनेजुएला, इवन की कोलंबिया के केस में भी बहुत इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं कि द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आसपास वाले रीजन जितने भी हमारे लैटिन अमेरिकन रीजन हैं, यूएसए वांट्स कि वो उनके फेवर में हो। तो अभी पेरू के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाइना का, वो अपने आप में ही एक तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है टू द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, दैट इज व्हाट ट्रम्प सेड। तो यही ब्लंट वार्निंग ट्रंप के द्वारा दी गई है टू पेरू, ठीक है, कि आप एक लैटिन अमेरिकन नेशन है बट आपकी सॉवरेनिटी आने वाले टाइम में हैम्पर हो सकती है क्योंकि आपने चाइना को ये प्रोजेक्ट दे दिया। सिमिलर टू अ सिचुएशन लाइक हम्बनतोता पोर्ट जो कि श्रीलंका के अंदर भी हुई है ना, तो मेजरली ये चीज भी हो सकती है। तो ये जस्ट एक वार्निंग थी। देन DAC क्लियर्स परचेज ऑफ 114 रफाल्स फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड 6 P-81 एयरक्राफ्ट फॉर नेवी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता ही है कि मैक्रोन जो है
फ्रांस के पीएम, उन्होंने यहाँ पर इंडिया विजिट करना है एआई समिट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर उसके बाद जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, इवन के मोदी काउंटर पार्ट जो है उनके, उनसे भी अगर उनकी मीटिंग होती है तो रफाल्स की यहाँ पर इंडक्शन की बात की जाएगी कि तो नंबर ऑफ रफाल्स जो है वो 114 यहाँ पर और हमें चाहिए, बट हमें क्या चाहिए, स्पीडी यहाँ पर डिलीवरी चाहिए, क्योंकि पहले जो रफाल्स है उनकी डिलीवरी डेट्स जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। एंड 30 to 40% जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिजिनसली मेड यहाँ पर होंगे, इसकी भी बात होगी। सोर्स कोड जो है वो फ्रांस के पास रहेगा, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी के अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में, जो कि बूस्ट करेगा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को। इंडियन एयरफोर्स जो है अब वो स्टैंड ऑफ करना चाहती है ग्राउंड पे, कि टैकल कर सके या एक ऐसी अटैक कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सके जहां पे प्रिसिजन ऑफ स्ट्राइक बहुत ज्यादा है एंड हाई एक्यूरेसी के साथ आप लॉन्च कर सकते हो अटैक सिस्टम्स को, ठीक है। एंड उसके अलावा एएसहैप्स प्लेटफॉर्म जो है इसको डिप्लॉय किया जाएगा, किसके लिए, इंटेलिजेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, रेकनेसेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए, टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के लिए एंड रिमोट सेंसिंग फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। सो डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए यहाँ पर सैंक्शन किया गया है अमाउंट। देन उसके बाद एंटी टैंक माइंस, जिसको वैभव बोलते हैं, ओवरऑल व्हीकल प्लेटफॉर्म्स, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, T-72 टैंक्स, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, ये सब चीज़ें जो है उनको भी इंडक्ट करने की बात की जा रही है। तो जो वैभव माइंस हैं वो किस तरीके से एंटी टैंक ऑब्स्टेकल सिस्टम की तरह डिप्लॉय किए जाएंगे, ताकि डिले किया जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके सामने से आते हुए अप्रोचिंग एनिमी को, एंड मैकेनाइज्ड फोर्सेस के थ्रू इसको टैकल किया जा सके। एंड जो नेवी है उसको रिसीव क्या दिया जाएगा, रिसीव क्या करेगी नेवी, बेसिकली 6 एडिशनल P-81 जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रेकनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं यूएसए से, ठीक है। तो रफाल्स फ्रांस से, यूएसए से P आपका 81 जो है वो लेने की बात की जा रही है, जो कि 4 मेगावाट की मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर है। एंड P-81 एयरक्राफ्ट जो है सिग्निफिकेंटली नेवी की स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर बढ़ाएगा, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाने वाला है वॉरफेयर के टाइम के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है इंडक्ट करने की बात की जा रही है एयरफोर्स के अंदर एंड फॉर नेवी ऑल्सो। एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस, रिडक्शन किसके ऊपर होगी, गैस टर्बाइन बेस्ड जो हमारे पास जनरेटर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे जैसे आप कह सकते हो R&D हो रही है, ठीक है, R&D के बाद आप ये चीज़ देखोगे कि हम जो पुराने तरह के जो गैस इंजन है, डीजल इंजन है, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं पीछे, है ना। तो उसके अलावा अब क्या है कि जैसे टर्बाइन सिस्टम है वो भी पुराना हो चुका है, अब तो बहुत ज़्यादा हमारे पास R&D एग्जिस्ट करती है। तो उसके अलावा भी अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उसको इंडिया यहाँ पर इनकलकेट करना चाहता है, इंडक्ट करना चाहता है। इससे क्या होगा कि आपके जो इवन के प्रोटेक्शन सिस्टम्स है, एयरक्राफ्ट हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो टॉप नॉच होंगी, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं जनरली, ये स्पेसिफिक वर्ड अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मीन्स कि लेटेस्ट वर्जन जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो मेक वन कैटेगरी ऑफ द डिफेंस के अंडर एक्विजिशन प्रोसीजर जो है 2020 के अंदर शुरू किया गया था, एंड ये डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कम करने के लिए है, एंड इनहांस करेगा ये सेल्फ रिलायंस नेवी के लिए, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि प्रोक्योर किए जाएंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड IR जिसको हम बोलते हैं सिस्टम्स फॉर इट्स डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन वाले सेंसर वाले जितने भी अपग्रेडेशन है वो अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड अप्रूवल जो है वो लार्जेस्ट कैपिटल एक्विजिशन क्लियरेंस है रिसेंट ईयर के अंदर, जो कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट ऑन द फोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात करता है कि मॉडर्न आर्मी हो, हमारे पास मॉडर्न ट्राई सर्विसेज एग्जिस्ट करे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ। देन सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स मेटलिंग ऑफ रोड थ्रू राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अर्लियर मॉडिफाई किया उन्होंने अपने इस ऑर्डर को, कि स्टे ऑर्डर पहले लगा दिया गया था कि मेटल की जाए अराउंड 11.5 किलोमीटर लद्लांग एंड चित्रखल रोड इन उत्तराखंड, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क आपको कोई पूछे तो वो उत्तराखंड के अंदर है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए चीज़, मेजर ही यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि अब बेनिफिट करेगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इन द स्टेट्स 18 रिमोट विलेजेस। तो विलेजेस को ये कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, स्टे ऑर्डर लगा दिया था, इसके पीछे का रीजन क्या था कि सिंस ये कोर एरिया से यहाँ पर नेशनल पार्क के होकर गुजर रहा था, तो 11.5 किलोमीटर के आसपास की रोड थी। तो अब यहाँ पर ना मॉडिफाई करने के पीछे का रीजन क्या है इस ऑर्डर को, कि ऑन दी अदर हैंड सरकार ने यहाँ पर क्या कहा है कि ठीक है आप ये ऑर्डर जो है, हम आपका जो स्टे है इसको मतलब मानते तो हैं, ये मानना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो अब ये क्या यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है सरकार के द्वारा कि कोई भी कमर्शियल व्हीकल उस रोड के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि कमर्शियल व्हीकल्स ऑन द रोड जिसके अंदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच का है वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसको भी यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, जो कि जिम कॉर्बेट एंड टाइगर रिजर्व एंड राजाजी टाइगर रिजर्व को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। तो वो कॉरिडोर तो बिल्ड हो गया, वो बिल्ड होने के बाद अब जितना भी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, एंड जितना भी कोर रीजन के अंदर से अब ये रोड पास होकर जाएगी उसके अंदर या कोई भी ऐसा कमर्शियल व्हीकल जो है वो रन नहीं करेगा, ठीक है। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट
पॉइंट उन्होंने बोला कि ये कमर्शियल व्हीकल जो है हमेशा इस रोड के ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की वजह से अब जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। देन रिटेल इन्फ्लेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि रिटेल इन्फ्लेशन एट 2.75% इन न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद 2024 एज द बेस ईयर। पहली चीज बेस ईयर को यहाँ पर चेंज किया गया है 2024, एंड जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2.75% यहाँ पर देखने को मिली है। एटलीस्ट पहले नेगेटिव की तरफ जाने लगी थी, अब थोड़ी सी इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन मैं थोड़े से पॉइंटर्स आपको यहाँ पर रिवाइज करा देना चाहती हूँ। सीपीआई को लेकर हम बात कर रहे थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड स्पेसिफिकली इन रिटेल। रिटेल का क्या मतलब होता है? होलसेल होता है हमारे पास, एक रिटेल होता है। रिटेल होता है जब आप खुद से बीइंग अ कंज्यूमर आप क्या कर रहे हो, किसी फिनिश प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हो, है ना, कि फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, कैन बी एनी प्रोडक्ट, ठीक है, कैन बी एनी काइंड ऑफ कमोडिटी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू यूज, तो वो चीज़ तो यहाँ पर है ही है। उसके अलावा यहाँ पर सीपीआई के लिए अभी हमारे पास दिक्कतें पहले क्या आ रही थी, पहली तो हमारे पास जो बेस ईयर था वो कभी हम ऊपर कर रहे थे, बेस ईयर के अकॉर्डिंगली हमारी जैसे हम इन्फ्लेशन रेट में एडजस्टमेंट करते हैं ना 12% को ज़्यादा या कम दिखाने के लिए, तो उसी तरीके से कोई बेस ईयर यहाँ पर ऐसे जितना फिक्स नहीं था, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखो बेस ईयर को अभी यहाँ पर रीवैल्यूएट करके फिक्स करने की बात की जा रही है 2024 की, ये चीज़ हुई है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हुई है कि मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं डेली भी क्या, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आप देखो कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तभी आप ये देखोगे कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा डिक्लाइन पे यहाँ पर नजर आ रही है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल, सीरियल्स, ग्रेन्स, है ना, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंज्यूमर पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली चेंजेस यहाँ पर नजर आते हैं। अवेलेबिलिटी तो चलो ज्यादा है ही है, बट कंज्यूमर्स जो है दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन सच थिंग्स। एंड मैंने आपको ये बताया था कि जो सीपीआई की बास्केट होती है उसके अंदर अपडेशंस रिक्वायर्ड हैं, एंड वही बास्केट के अंदर जो चेंजेस है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। एंड वो क्या है, ध्यान रखना, ये न्यूज़ को आपको, जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेजती भी हूँ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ भी देती हूँ, ठीक है, तो आपको ये बास्केट की वेटेज कितनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो कोई भी, या यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हो, आपको याद रखनी है, ठीक है, कि वेटेज क्या क्या है, नहीं किसकी कम हुई है, किसकी बड़ी है, कौन सी नई एडिशनल आइटम्स हैं जो इसके अंदर ऐड हुई हैं, वो सारी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या है, आप अपना पॉइंटर्स या तो अभी बनाते रहिए, बाद में जब न्यूज़ पढ़ेंगे तब बना सकते हो, ठीक है। बस आपको यही चीज़ बता रही है, नई वेट्स क्या है, फूड्स एंड बेवरेजेस कैटेगरीज डाउनवर्ड रिविजन इनकी हुई है, क्योंकि अब डिमांड यहाँ पर नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अब न्यू जो है हमारे पास कितना है, 36.75% है, जो कि 45.86% थी। अब ये लोअर वेटेज जो है, क्योंकि फूड कैटेगरी के अंदर हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो लेस वॉलिटिलिटी दिखाती है, एंड जो अब यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ठीक है, कि देयर वर सर्टेन एस्पेक्ट्स इन द फूड बास्केट, स्पेसिफिकली फूड एंड बेवरेजेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो कम हो रही थी, ठीक है, कुछ चीजें सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स मैंने आपको बताया है ना, तो उसी वजह से कुछ चेंजेस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रिमेनिंग इक्वल, बट ये मेजर चेंजेस जो है ये इंपैक्ट डाल रही थी। दूसरी चीज, हाउसिंग कैटेगरी विद एन अर्लियर वेट 10.07%, वो एक्सपैंड हो गया है, जिसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स को भी कंबाइन कर दिया गया है इस कैटेगरी के अंदर, एंड वेट इसका बढ़ा के 17.67% कर दिया गया है। एंड फर्निशिंग, हाउस होल्ड इक्विपमेंट एंड रूटीन हाउस होल्ड मेंटेनेंस विद अ वेट ऑफ 4.47%, हेल्थ की यहाँ पर 6.1%, ट्रांसपोर्ट 8.8%, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 3.61%, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर 1.52%, एजुकेशन सर्विसेज 3.33%, रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज 3.35%, एंड पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन एंड मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज 5.04%, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम देखिए पान एंड टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स कैटेगरी की वेट इंक्रीज यहाँ पर 2.99 से 2.38 से 2.99 कर दी गई है। एंड कितनी भी ओल्डर सीरीज के अकॉर्डिंगली आप देखो कि यहाँ पर एक्सपेंशन हमें इन प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिल रही है। जितना मर्जी आप सिन गुड्स लगा लीजिए, सिन गुड्स की तरह को कंसिडर कर लीजिए, जितना मर्जी आप इनके ऊपर टैक्सेशन यहाँ पर बढ़ा लीजिए, बट एक्सपैंड होता हुआ ये पर्टिकुलर एरिया हमें नजर में आता है। एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी जो है वो भी गिर गया टू 2.38%, जो कि 6.53% हुआ करता था। तो काफी ज्यादा डिक्लाइन यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता है क्लोथिंग एंड फुटवेयर सेक्टर के अंदर। एंड ये बास्केट जो है अब रीसेंट एक्सपेंडिचर डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर है, तो यही कंज्यूमर पैटर्न्स किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, जो कि आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। तब आप ये फूड बास्केट की बात कर सकते हो, सीपीआई बास्केट की यहाँ पर बात कर सकते हो। एंड पास डेटा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली इंडेक्स जो है ये वैल्यू किसकी बताता है, मेथोडोलॉजी, जो कि जनवरी 2025 के डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। तो जनवरी 2025 के डेटा ऑनवर्ड्स, वैसे तो कलेक्शन बहुत टाइम से हो रही है, बट यही चीज आपको बताई जा रही है कि कंपैरिजन इतने टाइम से यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे थे। एंड जो इंडेक्स वैल्यू है वो अवेलेबल अभी रेडिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कि जनवरी से लेकर अभी के जनवरी तक हमारे पास एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट हम ये चीज जरूर बता सकते हैं कि कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज हुए हैं। ठीक है, आई होप दिस न्यूज इज क्लियर। और इसके अलावा अंदर कोई ऐसे मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। देन जीरो टैरिफ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स टू यूएस पॉसिबल फॉर इंडिया। तो यहाँ पर ना वही न्यूज रेपिटेशन में चल रही है, क्योंकि सिंस पार्लियामेंट वाज इन सेशन,
तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने बार बार मुद्दे उठाए कि यूएस के साथ इंडिया की डील एक्चुअली में हुई क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही, पब्लिक डोमेन में इस इन्फॉर्मेशन को नहीं रखा जा रहा है। एंड इवन बार बार पार्लियामेंट में भी आप देखोगे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इवन कि पार्लियामेंट को अंधेरे में रखा जा रहा है, पब्लिक को अंधेरे में रखा जा रहा है, क्योंकि अब पब्लिक को तो अंधेरे में तभी रखा जा रहा है क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस, दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड स्पेसिफिकली लोकसभा की बात करें, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द पीपल, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल जिनको उन्होंने चुना है, राइट। तो आप उनको क्यों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि यही इल्जाम ऑपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे थे कि आप यहाँ पर सेंसिटिव एरियाज को बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील एंड वी हैव प्रोटेक्टेड इट। तो फिर एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ पर बात कैसे निकली? क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर कंसिडर की गई थी, ठीक है, जहाँ पर हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम डिफरेंट सीरियल्स की यहाँ पर बात कर रहे थे कि इफ एग्रीकल्चर हैज बीन प्रोटेक्टेड तो वहाँ से यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट की यहाँ पर बात क्यों की जा रही है? कौन की? हमने सोयाबीन की बात की थी कि वो तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, उसको क्यों आपने प्रोटेक्ट नहीं किया है? तो यही सेम चीज़ यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने क्लैरिफाई की है कि हम जीरो टैरिफ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स स्पेसिफिकली यहाँ पर यूएसए के साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है इंडिया की, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी अभी रिसेंट पैक्ट हुआ है, 1-2 दिन पहले हमने न्यूज़ डिस्कस की थी यूएसए का, जहाँ पर यूएसए से परचेज जो रॉ कॉटन यार्न है उसको अब जीरो ड्यूटी पे ही वापस आप जो है फिनिश प्रोडक्ट्स की तरह वहाँ पर भेज भी सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश। तो सिमिलर काइंड ऑफ डील इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय इंडिया कि वील ऑल्सो रिक्वेस्ट यूएसए टू डू द सेम फॉर अस। तो यही सेम चीज़ को यहाँ पर की जाने की बात की जा रही है। उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली अगेन ये चीज़ को रिपीट किया कि फार्मर्स जो है उनको बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, कि कोई भी एक्सपोर्ट का यहाँ पर आइटम होता है वो एक तरह से नई मार्केट खोलने की यहाँ पर बात कर रहा है। बट आप फिर भी ये चीज़ देखो कि अगर आप जितना मर्जी अपने सेक्टर्स को यहाँ पर बचा लीजिए, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस यहाँ पर, जैसे कॉर्न एंड सोयाबीन की हमने कल बात की थी, वो कुछ ना कुछ हैम्परेंस यहाँ पर होगी, बट थोड़ा सा करेक्शन में टाइम होगा। बट कंपटीशन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी, इससे फायदा मतलब लॉन्गर टर्म सोच के चलो। अभी इमीडिएटली अगर आप देखो कि थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस है, क्रिटिकली एनालाइज करने की मैं आपको यहाँ पर बात कर रही हूँ, है ना, कि पॉजिटिव जो है साइड यहाँ पर यही होगी कि जो इंडिया है वहाँ पर आपके कंपटीशन लेवल बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि व्हेन यू ओपन योर डोर्स टू द यू कैन से फॉरेन मार्केट्स, तो आपका कंपटीशन लेवल यहाँ पर बढ़ता है कि यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर इनिशियली बर्डन जरूर पड़ेगा, बट दे विल ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कि क्वालिटी किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन करनी है। अदरवाइज अभी तो सरकार सिर्फ एक गाइडलाइन या चेक्स को खुद से इशू करती है, बट उस टाइम पे जब आपका सामान बिकना बंद हो जाएगा यू विल रियलाइज कि यू नीड टू रीअसेस कि किस तरीके की चीज़ों को आपको उगाना है, ठीक है। मे बी प्रोडक्टिव इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, बट इनिशियली जो है ये थोड़ा सा लॉस बेरिंग सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। बट एक्चुअली में अगर आप एलपीजी रिफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो तो यू नीड टू फॉलो इट फुली, दैट इज माई ओपिनियन। बट आगे अब क्या होगा, मार्केट की असेसमेंट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सरकार को करनी चाहिए वाइल ओपनिंग, बिफोर ओपनिंग, नॉट वाइल ओपनिंग, बिफोर ओपनिंग द मार्केट फॉर इंटरनेशनल पीपल टू कम इन एंड give way to a situation like this, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें उसके हिसाब से देखनी पड़ेंगी। देन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू गिव नॉड फॉर हरियाणा गवर्नमेंट्स जंगल सफारी प्रोजेक्ट इन अरावलीज। अब अरावलीज वापस से न्यूज़ के अंदर है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा के थ्रू भी जो अरावलीज है स्पेसिफिकली नूर डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, है ना, वहाँ पे एक जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सरकार ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है। सरकार ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, एंड यही रीज़न दिया उन्होंने कि अरावलीज का आपको पता है इतना ज़्यादा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो चुका है, प्लस हमारे पास अभी ये स्टे अवेलेबल रहेगा क्योंकि अरावलीज आर वेरी प्रेशियस टू अस, इको सेंसिटिव जोन की तरह भी है यहाँ पर, इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे मानसून पैटर्न्स को भी ये इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अरावलीज जो है हमारे लिए आप कह सकते हो एक वरदान है जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, तो उनकी कंजर्वेशन की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी हम ये किसी भी तरह का जो आपको प्रोजेक्ट के लिए हाँ या ना तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बोला ना भी नहीं बोल रहे हैं अभी, बट हम सिर्फ स्टे कर रहे हैं उसको, ऑर्डर को, ठीक है, कि जब तक अब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर अरावलीज नहीं आ जाती तब तक इसके ऊपर यहाँ पर स्टे लगा रहेगा। तो हम अभी आपको यहाँ पर ना कर रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम में हमारे पास जब एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी जो कि होलिस्टिक होगी, मेजॉरिटी ऑफ द अरावलीज को कवर करेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम आपको बता सकेंगे, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ है। देन बैक्टीरिया आर मल्टीलिंगुअल कैन टॉक टू ईच अदर बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, तो उन्होंने बोला कि अब एक स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि जैसे हम वर्बली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो मल्टीलिंगुअल, यानी कि अब वो कम्युनिकेशन किस बेसिस पे होती है। अब आपको देखो, बैक्टीरिया जब किसी भी फूड सोर्स के ऊपर एक्ट करता है तो उसको डिकम्पोज करना शुरू करता है ना, तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट भी रिलीज होती है, तो वही केमिकल्स की सिक्रीशन इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट द बैक्टीरिया स्पीक।
ठीक है, कि हम तो बोलते हैं ना, तो मतलब द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट द बैक्टीरियाज आर यूजिंग इज बाय वे ऑफ रिलीजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है। कुछ केमिकल्स इंडिया कह रही हूँ बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ केमिकल्स बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है केमिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो डिफरेंट या डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जो है इन्हीं केमिकल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं एंड बैक्टीरियाज कम्युनिकेट करते हैं। या एक कोरम सेंसिंग उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कि मतलब एक तरह का अगर बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज कर रहा है, उसी तरह का जो सेम बैक्टीरिया है सेम फूड सोर्स के ऊपर अगर है, क्लोज विसिनिटी में है, वो उसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके सेम ही काइंड ऑफ रिएक्शन को ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, कोरम सेंसिंग, ठीक है। कि मतलब आपने अपने एनवायरनमेंट को सेंस किया, जिसको हम बोलते हैं रीड द रूम, अपने एनवायरनमेंट को आपने सेंस किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने रिएक्शन दिया, दैट इज व्हाट यू डू। अब आप देखो कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप एक कमरे में घुस रहे हो अपनी फैमिली के साथ कि आपकी फैमिली कमरे के अंदर प्रेजेंट है, लिविंग एरिया के अंदर आप जा रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली सिनेरियो बता रही हूँ। तो आपके पापा जो है आपकी मम्मी के साथ यहाँ पर लड़ रहे हैं, ठीक है, एंड आप अपना कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हो एंड यू वांटेड टू आस्क योर फादर एंड मदर ऑल टुगेदर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। बट आप जैसे ही घुसते हो आप देख रहे हो कि हाँ मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, नाउ इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट इट। तो ये क्या है, एक तरह से आप सेंस कर रहे हो, यू रीडिंग द रूम एंड देन चेंजिंग योर रिएक्शन। तो आप वहाँ पर जाकर या तो चुप होकर बैठ जाते हो या वापस आ जाते हो, बट आप उस चीज़ की यहाँ पर बात नहीं करोगे, दैट इज कॉल्ड रीडिंग द रूम। तो इसी तरीके से द बैक्टीरियाज ऑल्सो दे रीड इट, दे केमिकली सेंस इट, केमिकली उनकी वो जो आपस में वार्तालाप है रिलीजन ऑफ दोज केमिकल्स के द्वारा, तो वो केमिकल कोरम या एक तरह से आप कह सकते हो कि कोरम सेंसिंग के थ्रू सेम ही काइंड ऑफ रिएक्शन उसको कैरी आउट करते हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ बताई गई है एंड यही बोला गया कि एक नए एवेन्यू को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है फॉर एंटी कोरम सेंसिंग थेरेपीज इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि अब एक केमिकल जब इस तरीके से एक बैक्टीरिया इस केमिकल को रिलीज करता है तो दूसरा बैक्टीरिया जो है डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल को भी रिलीज कर सकता है, जो कि हमारी वैक्सीनेशंस के डेवलपमेंट में यहाँ पर बता सकती है कि अभी कोरम सेंसिंग जो है वो अब एक बैक्टीरिया जो है डिफरेंट बैक्टीरियाज को यही चीज़ की कमांड दे रहा है, तो वो भी सेम ही चीज़ कर रहे हैं। बट एक ऐसा हो सिचुएशन जहाँ पे एक बैक्टीरिया एक तरह का रिलीज कर रहा है एंड एंटी सेंसिंग कोरम यहाँ पर हो कि दूसरा बैक्टीरिया दूसरी तरह का यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को टेक फॉरवर्ड कर रहा है, तो उससे जो मिलकर एक नए काइंड ऑफ यू कैन से सब्सटेंस बन सकता है दैट कैन हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है। तो एक बॉडी के पार्ट के ऊपर डिफरेंट तरह की मेडिसिन या कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, या इवन एंटीबायोटिक्स की भी जब हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं ना एंटीबायोटिक्स को लेकर रेजिस्टेंस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, या इवन कि हम ये भी डिस्कस करते हैं कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरस ऑलरेडी जब हम बात करें बैक्टीरिया एंड इवन एंटीबायोटिक्स की तो दे डू नॉट गो टुगेदर। बट फिर भी मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल ईजी वे में समझाने की बात कर रही हूँ कि एंटीबायोटिक्स को जब आप यूज़ करते हो, बैक्टीरिसाइडल होती है हमारे पास एंड डिफरेंट तरह की हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती है ना, दो तरह के एंटीबायोटिक्स का मिक्सचर देना एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर ऑन द ऑपोजिट हैंड एक ही अगर आप कंपाउंड के अंदर एक ही कॉम्पोनेंट के अंदर मिक्सचर के थ्रू इस चीज़ को यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो तो व्हाई नॉट, है ना। तो ये एक तरह से मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है इन द मेडिकल इंडस्ट्री ऑल्सो एंड थेरेपीज के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको, इवन मेडिसिन के अंदर भी आने वाले टाइम में यूज़ किया जा सकता है। तो ये सिंपल से आपको यहाँ पर बात बताई थी। तो उन्होंने ये बोला कि नोटोरियस बैक्टीरियाज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अब उन्होंने कॉलरा की बात की, कॉलरा कॉजिंग विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है जो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आप देखो तो हमारे पास गुड बैक्टीरियाज भी एग्जिस्ट करते हैं, कि जिसमें यहाँ पर एग्जांपल आपको किसका दिया गया, स्क्विड्स का, ठीक है। कि यहाँ पर हमारे पास विब्रियो फिशेरी भी है जो कि ब्लू लाइट की तरह एक्टिव रहता है किसके अंदर, इन द यू कैन से स्क्विड्स, ठीक है। जो स्क्विड्स जो कि शैलो वाटर्स के अंदर हैं, वो जब रात को नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं वो रात को हंटिंग के लिए यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है, इन द सी वाटर इन दो शैलो वाटर्स। तो उस टाइम पे हमारे पास जो विब्रियो फिशेरी है वो एक तरह से छोटी सी लाइट की तरह उनको यहाँ पर गाइड करता है। तो हमारे पास गुड एंड बोथ बैड बैक्टीरियाज भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि यूजेज उसकी क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने किसकी, कोरम सेंसिंग की बात की। Then Ministry of External Affairs declines to deny US claims on India's Russia oil imports। तो यहाँ पर पता नहीं अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है इन माय ओपिनियन, हाँ, कि यूएसए कुछ बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ बोलता है, यूएसए की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर डिक्लाइन कर देती है डिनाई करने से कि अगर वो सच है तो आप मानकर एक बार बात खत्म क्यों नहीं करते हैं। मतलब कैन बी अनदर रीजन, कैन बी अनदर यू कैन से सिक्योरिटी रीजन, कि कुछ भी ऐसे डिप्लोमेटिक टाइज जो है, मतलब वॉकिंग ऑन एक्सेल्स है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अगर हम देखें, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर आपकी न्यूज़ ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने डिनाई कर दिया है यूएस का क्लेम, ठीक है, डिक्लाइन किया है टू डिनाई द यूएस क्लेम कि इंडिया का जो रशियन ऑयल का इम्पोर्ट है यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, ट्रंप ने क्या बोला था, ट्रंप ने पहले इनिशियली बोला था कि इंडिया टोटली बंद कर देगा रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट करना, ठीक है।
टू विच इंडिया रिप्लाइड कि इंडिया जो है एक सॉवरन नेशन है एंड हमारे खुद की कंट्री की नीड्स भी हैं एंड वील सी कि हमारी जो डिमांड है एंड हमें फ़ायदा यहाँ पर किससे हो रहा है। बट उन्होंने ये भी डिनाई नहीं किया था कि हम यूएसए से जो है वो ऑयल परचेज करना कम कर देंगे। इंस्टेड हमने यूएसए के ऊपर डिपेंडेंस अपनी जो है वो बढ़ा दी एंड रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया है। ठीक है, ट्रंप ने बोला था बंद कर दो, बट हमने कम किया है। ठीक है, बट अभी के हिसाब से यहाँ पर क्या चीज़ आपको बोल दी जा रही है कि यूएसए ने अगेन ये क्लेम किया है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया के ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं रशिया के साथ। टू विच रशिया ऑल्सो गेव अ स्टेटमेंट कि क्रेमलिन को अभी इस तरह की कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है इन रिटन फॉर्म नहीं प्रोवाइड की गई है इंडिया के द्वारा, है ना। तो एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, अंदर की बात क्या चल रही है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बट द होल सिनेरियो कम्स अराउंड कि एक्चुअली में हो क्या रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा अभी। बट इन द लॉन्गर टर्म वी कैन सी कि विशाल मिस्री जी एंड इवन के जयशंकर जी व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ द डिप्लोमेसी वर्क्स। ठीक है, तो साइमल्टेनियस पोल्स डू नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जस्टिस गवाई हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आप कह सकते हो BR गवाई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। इवन की कॉन्स्टिट्यूशन उन बेंच का भी हिस्सा थे जब उन्होंने बोला कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो हो सकते हैं। तो अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आइडिया क्या है यहाँ पर कि जो सरकार है वो क्या चाहती है अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कि सिंस इलेक्शन जो है एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है इंडिया के अंदर, है ना। त्यौहार तो चलो है ही है, बट यहाँ पर इशू एक आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, चाहे किसी स्टेट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के को लेकर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जिसको हम लोकसभा इलेक्शंस भी बोलते हैं। तो सरकार ने बोला कि बार बार हम स्टाफ को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, इससे बेटर है कि सेंट्रल लेवल के एंड इवन के हर एक स्टेट के जितने भी अब हमारे पास इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली कंडक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर पिटिशन जो है इसके अगेंस्ट, यहाँ पर जो प्रपोजल था उसके अगेंस्ट डाली गई सुप्रीम के अंडर, ये पूछने के लिए कि हमारे ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेस्ड ऑन व्हाट कि अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते हैं कि एक ही टाइम पे आप इलेक्शंस कैसे करा सकते हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स के अंदर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का टेन्योर अभी 3 साल का हुआ है, कहीं पे 2 साल का हुआ है, तो हाउ विल यू मैनेज। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज दिए गए थे। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट जो है वो यही आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है कि इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए कि फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, एंड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर साइमल्टेनियस पोल्स कंडक्ट या ना कंडक्ट कराने की बात नहीं की जा रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना बताता है कि डेमोक्रेसी के साथ विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी जिस गवर्नमेंट की आएगी वो इलेक्ट होगी। इलेक्शन के टाइमिंग को लेकर के कौन सी जो टेन्योर है, अगर ऐसा भी तो होता है कि कई बार की गवर्नमेंट पहले गिर जाती है, कुछ बाद में गिरती हैं, कई री इलेक्ट भी हो जाती हैं, तो इस तरीके से ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं दी गई है। बट ऐसा कोई मुद्दा आता है आगे आने वाले टाइम में भी देखा जाएगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करते हैं, एंड वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बोली गई है। Then Modi to inaugurate new PMO and Central Secretariat building today। तो इनॉग्रेशन होगी नए PMO ऑफिस की, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स की एंड कर्तव्य भवन 1 and 2। अब ये क्या है, अब देखो कि सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग्स में हम शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न जो है 2 मेजर रीजंस है। पहले रीजन कि हमारे जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो वहाँ पर हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसे यहाँ पर ख़त्म करना चाहती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे पास जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स है वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो यही कॉलोनियल बिल्डिंग्स जो हैं अब इनके लिए अब कह सकते हो स्पेसिफिकली डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट ऑफिसेज या मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज एग्जिस्ट करते थे। तो इससे क्या होता था कि कोई एक फाइल को अगर आपको क्लियर कराना है तो आपको कितने ही चक्कर डिफरेंट बिल्डिंग्स में लगाने पड़ते थे। तब सरकार ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने बोला कि एक या 2 सिंगल बिल्डिंग्स हम बनाएंगे जहाँ पर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज जो है डिफरेंट फ्लोर्स के अकॉर्डिंगली एलोकेट किए जाएंगे, एंड जितनी भी फाइल्स है ताकि वो ईजिली यहाँ पर मूव हो सके। ठीक है, जो कि कॉन्फिडेंशियल भी होती है इन नेचर, तो हर एक चीज़ ऑनलाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं करा जा सकती। तो प्रिंट के थ्रू भी अगर कोई फाइल यहाँ पर इधर से उधर भेजनी है तो इट विल बी ईजियर फॉर द स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ आपका कम हो सकता है, खर्चा जो मिनिस्ट्री के ऊपर किया जा सकता है वो कम हो सकता है क्योंकि सरकार का खर्चा यहाँ पर कम होगा ऑल टुगेदर, है ना। एंड द नंबर ऑफ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी बहुत यहाँ पर ईज आउट हो सकती है, एंड बेटर क्लैरिटी फॉर जॉब्स कैन बी अवेलेबल देयर, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है कि पेट्रोल का खर्चा, ये वो सारी जो एक्सपेंसिस की जब हम बात करें वो यहाँ पर कम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आइकॉनिक एरा के अकॉर्डिंगली नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स जो है वेकेट किए जा रहे हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे हाउसिंग के लिए एंड ऑफिसेज के लिए, एंड इंडियन गवर्नमेंट के पास 1947 में आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस वो मिल जाती है, एंड हर्बर्ट बेकर ने इसको डिज़ाइन किया था। बट अब साउथ ब्लॉक के जो हाउसेज है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हुआ करता था, तो अब जो नॉर्थ ब्लॉक के हाउसेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फाइनेंस का ऑफिस हुआ करता था। तो अब जो डिफरेंट हमारे पास आप कह सकते हो मूविंग कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो अब फ्राइडे को मूव किया जाएगा सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड ऑल ऑफ विच वर प्रीवियसली सिचुएटेड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, एक ही ऑफिस जो है एक ही बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा।
अब पता है ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में भी आया। आप देखो एक ऑफिस यहाँ पर है, एक ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर पीएमओ ऑफिस एग्जिस्ट करता है। यहाँ से कुछ हलचल होकर यहाँ जा रही होती है तो पहले से वो मीडिया कवरेज दे देता है, मे बी कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीक तब भी हो सकती है ना। तो वो लीकेजेस जो है उसको भी यहाँ पर बंद या कम करने के चांसेस यहाँ पर इस वजह से हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी रीजंस कैन ऑल्सो बी द प्राइम फैक्टर की जिस वजह से इसको चेंज किया जा रहा है। तो कर्तव्य भवन 1 and 2 जो है वो सेवरल की मिनिस्ट्रीज, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कल्चर, लॉ, जस्टिस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड ट्राइबल अफेयर्स एक ही बिल्डिंग के अंदर होंगे, जो कर्तव्य भवन 1 and 2 के बीच में। तो दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स के साथ डिजिटली इंटीग्रेटेड ऑफिसेज होंगे, स्ट्रक्चर्ड पब्लिक इंटरफेस जोन्स होंगे एंड सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो डिजाइन इसको किया गया है 4 स्टार गृह स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, एंड कॉम्प्लेक्सेस जो है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर काम करेगा, नई अपग्रेडेशन है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, क्योंकि इकोनॉमिकली ऑल्सो वाइबल है एंड इकोलॉजिकली ऑल्सो वाइबल है, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होंगे, वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशंस होंगे एंड हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग एनवेलप्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ट्रेडिशनली अब जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्चा होता था, पानी पे भी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो भी इंक्लूड यहाँ पर की गई है, एक पैसा जो है वो कम होगा। एंड जो नई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है वो इश्यूज ऑफ कंसोलिडेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मॉडर्न फ्यूचर रेडी फैसिलिटीज के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि पहले मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बताई हैं। एंड सिक्योरिटी रीजन जो है मेरा खुद का यहाँ पर ओपिनियन था, आई थिंक मेरे को भी लगता है कि वो वैलिड रीजन हो सकता है। Then Lok Sabha passes Industrial Relations Code Bill to avoid confusion over 2020 Act. तो 2020 Act के अकॉर्डिंगली ना यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर सकती थी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास 4 नए लेबर कोड्स भी आए हैं, है ना। तो वहाँ पर हमारे पास अब लॉ के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी डाली जाती हैं जहाँ पर जो आप एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ता है अनफोर्सीन सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि फ्यूचर अनअवेयरनेस है, अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेबर कोड्स को लेकर भी। तो अब जो कॉम्प्लिकेशन 2020 एक्ट के अंदर आ सकती थी उसको रिप्लेस करके अब 2026 का जो एक्ट है उसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो यही चीज बोली है कि बहुत सारी सेविंग्स को लेकर प्रोविजन अंडर सेक्शन 104 यहाँ पर इंश्योर की गई हैं, जो कि अब किसको एक तरह से सेफर साइड प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉय ऑल्सो, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड ये कोड ये इंश्योर करता है कि कंपल्सरी इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेजेस होनी चाहिए, सेम वर्क की इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। देन तांगखुल हुई एंड कोम्बाल ब्रीड्स टू ऐड बाइट टू द डॉग स्क्वाड्स ऑफ असम राइफल्स। तो अब यहाँ पर क्या है, इंडिजिनाइजेशन किसके अंदर, हमारी प्रॉपर सर्विसेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर ही नहीं यहाँ पर हो रही है, बट आप कह सकते हो कि आर्मी के अंदर जो हमारे पास हमारी कैनाइन फोर्स होती है उसके अंदर भी की जा रही है। तो उसमें भी इंडिजिनस ब्रीड्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, कि फॉरेन ब्रीड्स को धीरे धीरे करके यहाँ पर सरकार हटाएगी। बाय 2027 दे विल बी ट्राइंग टू मेक चेंजेस एंड मेजर चेंजेस कि जो हमारी अब इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको यहाँ पर इंडक्ट किया जा सके, ठीक, ताकि एक तरह से अडॉप्शन का ही प्रोसेस है, ठीक है। तो इस ताकि जो लोग हैं वो भी अब उनको भी ज़्यादा अब अवेयरनेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो हमारे पास ना एक सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा टू कम्युनिकेट। तो मोदी गवर्नमेंट का मेजर आइडिया इज बेस्ड ऑन दिस साइकोलॉजी ऑल्सो, जिसमें सिंबल्स को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अब आप देखोगे ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन को यहाँ पर रिमूव करने के लिए नया ऑफिस बना दिया, है ना। हमारे करेंसी नोट चेंज हो गए, वहाँ पर आपके डिफरेंट मिशन जो हैं वो या डिफरेंट बिल्डिंग जो हैं जो कि अब हमारे इंडियन संस्कृति को दिखाते हैं उसको ज़्यादा यहाँ पर डिपिक्ट करना शुरू कर दिया। मन की बात, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है हमारे कॉलोनाइजेशन से हटाकर किस चीज़ की बात करते हैं कि हम खुद से भी अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, हमारा एक खुद का कल्चर है, हमारी ये आइडेंटिटी है, आपके आने से पहले हम ये थे एंड वी आर हैप्पी विद द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैड, है ना। हम उसको रिवाइव करेंगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि तमिलनाडु एंड नागालैंड जो है दे आर एक्सपेक्टेड कि ये फेज आउट करेंगे फॉरेन ब्रीड्स को इन अ डॉग स्क्वाड ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स बाय 2050। एंड जो इंडक्शन है मोर इंडियन कैनाइन ब्रीड्स की होंगी इन द डॉग स्क्वाड्स फॉर ऑल द आर्म फोर्सेज। तो ये डिसीजन जो है ये 3 साल बाद हुआ है जब असम राइफल्स इस्टेब्लिश हुए थे इन 1835, ठीक है। एंड स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट कि 6 तंग हुई डॉग्स को अपने स्क्वाड के अंदर इंडक्ट करेंगे, जो कि सक्सेसफुल रहा। तो अब मणिपुर को इंडिजिनस है ये एंड उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, हाईली डिजीज रेजिस्टेंट एंड ट्रेडिशनली यूज़ किया जा रहा है इनको हंटिंग के लिए। अब आप खुद देखो कि एंडेमिक स्पीशीज़ जो है जो उस एरिया के आसपास है, अब आप खुद एक चीज़ को समझो, हमारे पास फॉरेन ब्रीड्स एग्जिस्ट करती हैं, है ना, उनकी एक्लेमेटाइजेशन जो है एज कम्पेयर टू द इंडी ब्रीड्स जो कि हमारे गली के डॉग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर इंडी डॉग्स की होती है, हाई टेम्परेचर्स को बेयर कर सकते हैं। वेरस आपके जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, इवन हस्कीज जो हमने खुद से रखे होते हैं घर पे, आप उनके लिए एसी चलाते हो गर्मियों में, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे एंड उनकी रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखोगे, उनकी स्ट्रेंथ को देखोगे, उनकी फुर्तीली आप कह सकते हो कि जो आप कह सकते हो एक्वेंटेंस टू
द काइंड ऑफ टोपोग्राफी इन विच यू आर लिविंग, है ना, वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सक्सेस रेट उनका भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि आपको उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा द फॉरेन ब्रीड्स कि वो एक्लेमेटाइज हो जाए, एंड जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आने में 2 या 3 जो जनरेशन है वो लग जाती हैं, है ना। तो वो प्रॉपर तरीका यहाँ पर देखने के लिए अब सरकार ने क्या कहा है कि इंडिजिनस ब्रीड्स जो है इनको यहाँ पर इंडक्ट करने की बात की जा रही है। एंड जो असम राइफल्स हैं, इट इज अंडर द डुअल कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऑल्सो। एंड जो कंबाई ब्रीड है तमिलनाडु के अंदर है, पोटेंशियली सूटेबल पार्टनर है ऑफ तांकुल हुई, तो ये दोनों को इंडक्ट किया जाएगा। आइडेंटिफाई किया गया है पेरेंट स्टॉक को ऑफ द कॉम्बाई ब्रीडिंग, जो अब इंडक्ट करेंगे डिफरेंट जो मेल्स एंड फीमेल्स को अकॉर्डिंगली, फिर जो भी अब लीनेजेस के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा आफ्टर द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड 15 साल का जो फेज है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिकली सुपीरियर पेरेंट स्टॉक, सरकार काफी टाइम से काम कर रही है, ड्यू टू डिप्लॉइंग ट्रेन डॉग्स ऑन द फ्रंट लाइन्स एज गार्ड्स एंड डॉग ट्रैकर्स, ठीक है, गार्ड डॉग्स एंड ट्रैकर्स, तो ट्रैकिंग के लिए भी, गार्ड के लिए, गार्डिंग के लिए भी। तो पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर भी अब बहुत सारे नारकोटिक्स जो हैं वो अब स्मगल किए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रूट के थ्रू ऑल्सो, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए वो हेल्पफुल यहाँ पर रहेगा। तो तंकुल खुई एंड कोम्बाई ब्रीड जो है इंडक्ट किए जाएंगे फुली असम राइफल्स के अंदर बाय मार्च 2027, एंड ये 2 इंडिजिनस ब्रीड जो है ट्रेन किए जाएंगे ARDTC के द्वारा। देन मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस बोधान AI एट कॉन्क्लेव। तो बोधान AI के बारे में मैंने बताया आपको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि AI की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहता है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन, कि जिसके अंदर पहले टीचर ट्रेनिंग इंक्लूड की जाएगी कि AI का यूज़ कैसे करना है, टीचर्स को प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना है, उनकी अपस्किलिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, एंड द टीचर्स दोज आर ऑलरेडी अवेयर, तो उनकी रीस्किलिंग का यहाँ पर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सिंस इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो इन द कमिंग फ्यूचर, तो अब उसको ऑपरेट करने का तरीका अगर आपको सही तरीके से आ जाए तो यू कैन डू वंडर्स विद इट। तो यही सेम चीज़ जो है सरकार यहाँ पर चाहती है कि रीजनल AI की डेवलपमेंट अगर हम आने वाले टाइम में कर रहे हैं कि खुद के लिए AI यहाँ पर बनाए, तो लैंग्वेज जो स्पेसिफिक अगर AI होगा तो उसी हिसाब से हम पहले उनको ट्रेन तो करें कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए बोधान AI जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी आज न्यूज़ थी। एंड RBI स्पेल्स आउट नॉर्म्स टू कीप लोन रिकवरी एजेंट्स ऑन लीन्स। तो अब RBI जो है हमारा मार्केट रेगुलेटर भी नहीं, बैंक्स का रेगुलेटर है ना। तो RBI ने यहाँ पर बोला है कि आप पहली बात तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया के वो कम हो गए हैं, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि जो लोन रिकवरी टीम होती है ना हर एक कंपनी की, हर एक बैंक की, तो उनको ना थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं पे भी अगर कोई EMI फेल हो गया है देने में, लोन रिकवर नहीं हो रहा है, कि जो भी है, बट उसके बाद भी आपके पास इतना राइट नहीं है कि आप किसी की भी व्यक्ति की डिग्निटी को यहाँ पर खराब करें, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति खुद से तो नहीं चाहता कि मैं अपनी लोन लूँ, पहली चीज़ तो वो लोन ही नहीं लेना चाहता, अगर वो लोन ले भी रहा है, EMI पे नहीं कर पा रहा है, तो दैट कैन बी ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस, है ना। तो आप वो रीजन को यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम मत कीजिए, ठीक है। यू वांट टू मेक एसेट्स नॉट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड वो एसेट तभी एक्चुअली में बन पाएगा व्हेन यू कैन बी अ लिटिल बिट जेंटल विद दैट पर्सन। तो यहाँ पर ये जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का गाली गलौज, किसी भी तरह की वल्गर लैंग्वेजेस का यूज़, या किसी भी तरह का आप कह सकते हो रैंडमली जो कि दैट इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर, वो रूल आउट यहाँ पर किया है कि नॉर्म्स में किसी भी तरह का जो रिकवरी एजेंट है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे फ़ोन पे भी अगर आपकी बात होती है एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, रिकवरी टीम के साथ एसोसिएटेड है, तो बदतमीजी आप नहीं करेंगे अपने कंज्यूमर के साथ। तो कंज्यूमर बिल्डिंग आपकी एंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, एंड किसी भी तरह का आपकी मिसबिहेवियर अगर आपका होता है तो आपके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, किसी भी तरह से एक्शन लिया जा सकता है। तो उन्होंने बोला लोन्स देने वाले आप हो, रिकवर करने के लिए, लोन देने के लिए तो बहुत मीठा बन जाते हो, है ना, रिकवर करने के टाइम पे आप गाली गलौज करना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं है कि यू आर द वन हु ट्रस्टेड दैट पर्सन, यू आर द वन टू बेयर द लॉस, बट आप किसी की डिग्निटी यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसके अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 उन्होंने लॉन्च की हैं, ठीक है। कि उन्होंने RBI ने इनवाइट किया है पब्लिक कमेंट ऑन द ड्राफ्ट गाइडलाइंस, एंड RBI ने डिसाइड किया है कि इशू करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्टिव एंड इंस्ट्रक्शंस को कि कंडक्ट किया जा सके मैटर्स इन द रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स टू ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज, जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए इसको कवर किया जाएगा। देन कोल इंडिया प्रॉफिट फॉल 16% ऑन लोअर ऑफटेक, ठीक है। कि कोल सेक्टर से अब हमारा क्या है, धीरे धीरे वास्ता छूटता हुआ जा रहा है, कि कोल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंडेंस धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रही है। तो कोल सेक्टर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा 16% से यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, एज द पावर डिमांड मॉडरेटेड, लॉन्ग स्पेल ऑफ मॉनसून यहाँ पर बढ़ा, पहली चीज तो, एंड ऑन इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन द पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज हमारे जो मॉनसून है इस बार काफी लंबे चले, तो अब हमारे पास जो ठंड का लेवल भी है वो भी आप कह सकते हो इस बार ज्यादा था, तो डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज
कम हो गई है एंड कोल का मेजर यूजेज हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर ही होता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे कि इस साल पिछले साल के अकॉर्डिंगली इस साल जब हम डेटा को कंपेयर करते हैं तो 16% से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड इट इज दैट कि टोटल वॉल्यूम ऑफ जो कोल सप्लाई था स्लिप्ड अबाउट 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 188.66 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द रिक्वायर्ड पोर्टल, ठीक है, देन क्वार्टर रिपोर्टेड क्वार्टर। एंड नेट सेल्स जो है वो भी डिक्लाइन हो गई हैं 5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड ऑल रेवेन्यूज जो है वो भी स्लिप होकर 5% से गिर गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो प्रोडक्शन जो है वो मार्जिनली 1% से यहाँ पर डिप होती हुई नजर आ रही है, तो प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं। देन आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर राइजेस टू 516.76। एंड ये क्या है, यहाँ पर आरबीआई जो है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर ना एक इंडेक्स को 2021 ऑनवर्ड्स बनाना शुरू कर चुका है। एंड इसका फायदा क्या होता है कि ऐसा इंडेक्स है जो कि वेरियस पैरामीटर्स पे बैंक्स को एंड रिक्वायर्ड एंटिटीज को जज करता है कि हमारी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, किस रीज़न से बढ़ रही हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा बेटर कब परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, या वो बैंक है, वो किस तरह के एनबीएफसीज हैं, क्या है वो डिजिटल पेमेंट्स का ये इंडेक्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसका जो आप कह सकते हो कि नंबर है इट हैज़ इंक्रीज्ड। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर पेमेंट परफॉर्मेंस एंड पेमेंट एनेबलर्स अक्रॉस द कंट्री ओवर अ पीरियड उनमें इंक्रीज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एंड ये कॉम्पोजिट आरबीआई डीपीआई जो है जनवरी 1, 2021 ऑनवर्ड्स जो है अब क्या किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। 2018 का जो साल है इसमें एज अ बेस ईयर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये डिजिटल पेमेंट्स की यहाँ पर इंक्लूजन देखने को मिल रही है हमें कि लोग जो है उसे इजीली अपना रहे हैं, ठीक है। तो आज की आपकी ये सारी की सारी न्यूज़ थी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी कोर्सेज, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। एंड कोई भी डाउट होता है तो न्यूज़पेपर रेजोल्यूशन आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर जाकर आप पोस्ट कर सकते हो। एंड जो भी न्यूज़ अगर मैंने अभी कवर की है इसकी न्यूज़पेपर कटिंग्स या इमेजेस आपको चाहिए तो भी टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो वहां से आपको इजीली जो पीडीएफ है एंड द रिलेटेड न्यूज़ वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोई अगेन डाउट होता है, आई एम रिपीटिंग, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द रेजोल्यूशन सेक्शन ऑफ योर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।